सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मस्त तो आप लोग हमेशा रहते हो। आज हम करने वाले हैं एक और अकाउंटिंग टर्म का लास्ट पार्ट, यानी कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। आई होप सो कि आपने सारे पार्ट्स देख लिए होंगे और अब आपको अकाउंटिंग टर्म्स में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। शुरू करते हैं, लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरे चैनल। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टर्म की तरफ, दैट इज गुड्स। गुड्स का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि गुड्स होता है क्या, क्योंकि बिजनेस में कई तरीके की चीजें यूज होती है, हर चीज गुड्स नहीं होती। एनीथिंग व्हिच इज परचेज फॉर रीसेल, कुछ भी बिजनेस में अगर ऐसा है जिसको कि रीसेल के लिए आप ले रहे हो। सपोज एक एग्जांपल के लिए, अगर एक फर्नीचर डीलर है वो चेयर टेबल लेता है, तो वो क्यों खरीदता है चेयर टेबल? अपने घर में रखने के लिए या दुकान में रखने के लिए नहीं, वो उसको आगे सेल करने के लिए खरीदता है, तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन वही फर्नीचर डीलर अगर कंप्यूटर या एसेट्स खरीदेगा, कोई कंप्यूटर खरीदेगा तो वो एसेट्स है, उसके लिए गुड्स नहीं है। ऐसे एक कॉस्मेटिक्स का मर्चेंट है, कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो वो उसके लिए आप ये समझ लो जिस चीज में आप डील कर रहे हो अगर उस चीज को खरीदता है तो वो गुड्स है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है तो उसके लिए गुड्स क्या है और उसके लिए एसेट्स क्या है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज एंट्री। एंट्री क्या है? सिंपल एक लाइन में बहुत ही छोटा सा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, यानी कि बिजनेस में दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे उनको लिखना, तो उसको ऐसे ही बोला जाता है। आज से आप लोग भी ऐसे ही बोलना, वो एंट्री कर ली नहीं कर ली आपने, अरे जरा वो एंट्री दिखाना, यानी कि लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। और एंट्री इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। एंड नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है? देखो हम लोग उधार में माल बेचते हैं बिजनेस में। सपोज मैंने 10,000 रुपए का माल उधार बेचा, तो पता नहीं ना पैसा आएगा नहीं आएगा। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम द डेट, यानी कि जिसको मैंने उधार में माल बेचा तो उनमें से सब पैसा थोड़ी दे देंगे। हो सकता है कोई आदमी बेईमान होता है या कुछ होता है, वो पैसा नहीं दे, तो वो जो अमाउंट नहीं मिली है मुझे, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स कौन है? जिनको हम माल उधार बेचते हैं। तो ये एक लॉस है हमारा, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिला तो वो लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। तो इनको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। जनरल वे में भी आपने कॉस्ट बहुत सुना होगा, सब कहते हैं इस चीज की कॉस्ट कितनी कॉस्ट, बट वो एक लेमैन बोलता है। अब हम अकाउंटिंग में हैं तो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, कॉस्ट है क्या। इज द अमाउंट गिवन अप इन द एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज, वो पैसा जो कि आपने या तो कोई गुड्स लेते समय दिया है या कोई सर्विस लेते समय दिया, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। सपोज मैंने कोई चेयर खरीदी 500 रुपए की, तो उस चेयर की कॉस्ट कितनी हुई? 500 रुपीज। सपोज मैंने शर्ट खरीदी कोई, अगर शर्ट मैंने खरीदी 600 की, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 600 की। जनरल वे में आप देखो कोल्ड ड्रिंक लेते हो, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कॉस्ट कितनी है? वो क्या है? दैट इज द अमाउंट गिवन अप इन एक्सचेंज। एक्सचेंज, मैंने मनी दी और वो कमोडिटी ले ली, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज। तो कॉस्ट क्या है? जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं किसी भी गुड्स को लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब आप यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है जैसे, तो वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी में तो उसकी परचेज प्राइस आएगी, जितने की वो खरीदी। सपोज 50,000 की वो मशीनरी है, वो आएगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस, अब वो मशीन आके लगवाई आपने, वो भी उसी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर आपने फ्रेट दिया, पता चला वो मशीन किसी चीज पे, रिक्शे पे या किसी ऑटो पे आई है, तो उसका भी। सपोज आप एसी लगवाते हो तो एसी की कॉस्ट प्लस वो इंस्टॉलेशन चार्जेस सब मिलके कॉस्ट बनती है, जितने का वो एसी था। इसी तरीके से अगर आप कोई सर्विस लेते हो, तो सपोज एक डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स का ऑपरेशन के 25,000 रुपये ले रहे हैं, तो उस ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी हुई? 25,000। और सपोज वैसे उनकी पर्चे की फीस अगर 500 रुपये है तो कॉस्ट कितनी हुई? 500 रुपीज। तो इस तरीके से वो एक अमाउंट है, कॉस्ट इज एन अमाउंट विच वी पे फॉर इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कॉस्ट का मतलब जो पैसा हम दे रहे हैं किसी भी चीज को, गुड्स या सर्विस को लेने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। ए पर्सन इज नॉट इन द पोजीशन टू पे हिज डेब्ट, यानी कि वो जितना रुपया उसको देना है, अगर वो देने की पोजीशन में नहीं है। सपोज मुझे 10,000 रुपये किसी को देना है और मेरे पास में 10,000 रुपये नहीं है देने के लिए, तो आई विल बी कॉल्ड इंसॉल्वेंट।
सॉल्वेंट यानी कि मैं दे नहीं सकता, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, तो मैं दे नहीं सकता। ऐसे बिजनेस में 5 लाख रुपए उधार ले रखा लेकिन मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं, तो दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ए पर्सन इन द पोजीशन नॉट टू पे हिज डेट। और सॉल्वेंट इसका रिवर्स है, बिल्कुल सॉल्वेंट इसका रिवर्स है। व्हेन ए पर्सन इज इन द पोजीशन टू पे हिज डेट, अगर मैं 10,000 रुपए किसी का देना और मेरे पास 10,000 रुपए देने के लिए है, आई एम सॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट पैसा ना दे पाने की पोजीशन में कोई पर्सन होना, और सॉल्वेंट वो पर्सन, कोई पर्सन पैसा देने की पोजीशन में है। स्टोर्स, इसको ध्यान से समझ लो जरा, स्टोर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि मटेरियल हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर सेल। सेल के लिए नहीं है ये मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल है किसी भी एंटरप्राइज में जो कि फर्म में, जो कि सेल के लिए नहीं है बट कंज्यूम हो रहा है। क्या क्या कंज्यूम होता है आप देखें जरा, क्या क्या कंज्यूम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह है, टूल्स होते हैं, टूल्स वहां पे रखे हुए, टूल्स कोई बेचने के लिए थोड़ी होते हैं, वो कंज्यूम के लिए होते हैं। ऐसी डीजल फ्यूल रखा हुआ है डालने के लिए। स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स सेल के लिए नहीं है, अगर स्पेयर पार्ट्स है बट सेल के लिए नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्टोर्स में। पैकिंग मटेरियल वगैरह सेल के लिए थोड़ी होता है, पैकिंग करने के लिए होता है, तो वो सारा का सारा स्टोर्स में आता है। स्टोर्स में ये बात आप याद रखिएगा। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल मेड बाय द एंटरप्राइज इन एन अकाउंटिंग। एक तो आप समझ लो टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और बार-बार सेल हुई तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी सेल हुई, दैट इज कॉल्ड द टर्नओवर यानी कि बार-बार सेल होने के बाद में जब टोटल सेल हम निकालते हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की, सपोज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, तो दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल। लाइव स्टॉक, बहुत सिंपल, लाइव स्टॉक किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, लाइक हॉर्स होता है, कैटल होता है, ये सब होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, समझ आ गया? आई थिंक उतारना है, जल्दी से उतारिए, थोड़े से रह गए, बस लास्ट स्लाइड में खत्म होने वाला ही है। बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड्स की तरफ, और नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? नॉर्मल वे में आप लोग डिस्काउंट अच्छे से सुनते हो, कितना डिस्काउंट दोगे भैया, कुछ कम करो ना, तो ये कम करो ही है। इसको डेफिनेशन से कैसे बोलेंगे? इज द रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस मेड बाय द सेलर। सेलर जो है, जो बेचने वाला है, वो जितना भी कम कर देता है सेलिंग प्राइस में, सपोज कोई चीज 500 की है, वो आपको 460 में दे देता है या 430 में दे देता है, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। ये दो तरीके की होती है, ये नया है आपके लिए, ये समझना है आपने कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। ये तो समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस जो हम नॉर्मल वे में यूज करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट इट्स लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होती है, सपोज किसी चीज की लिस्ट प्राइस जो है 500 रुपीज है, तो 500 रुपीज जो उसकी लिस्ट प्राइस है, एमआरपी है, उसके ऊपर उसने एक फिक्स परसेंट ऑफ डिस्काउंट दे दिया। सपोज 10% का हमें डिस्काउंट दिया उसने, तो इसमें से जब 10% लेस करेंगे तो ये 450 हमारा आ गया। तो ये जो डिस्काउंट है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जो फिक्स प्राइस से मिल रहा है, सबको मिल रहा है फिक्स परसेंटेज से, और लिस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट, जो कि मेन एमआरपी के ऊपर मिलता है। जनरली मॉल्स वगैरह में आप जाओ तो साफ साफ लिखा होता है 10% अप टू 20% अप टू 30%, वो सब ट्रेड डिस्काउंट है, ध्यान रखना। अब आप लोग नॉट शोन इन द बुक्स एज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। इसको बुक्स में भी नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो पैसा आपसे लिया जा रहा है वो डिस्काउंट लेस करने के बाद में लिया जा रहा है, तो इस पैसे इस अमाउंट की रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट तो जो नॉर्मल आप देखते हो लगा हुआ है मॉल्स वगैरह में सब जगह पे, वही है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जो जल्दी पेमेंट देने, या आपने पेमेंट मुझे 10 दिन बाद देनी है, बट मैंने आपसे कहा अगर अभी दोगे तो मैं 2% कम ले लूँगा। सपोज यहाँ पे 450 रुपये है, मैंने आपसे कहा अभी दे दोगे तो मैं आपको 2% की डिस्काउंट और दे दूंगा। तो अगर आपने 2% की डिस्काउंट इस पर लगाई 9 रुपये, तो आपके बने 441। यानी कि फटाफट कैश लेने के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है, इससे नाम से भी पता चल रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, फटाफट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड। नाउ नेक्स्ट इज आवर रिबेट। अब रिबेट भी डिस्काउंट की तरह ही लगता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर सेल। जब हमने गुड्स सेल कर दिया, सेल करने के बाद में, सपोज मैंने ये गुड्स आपको 450 रुपये का 441 रुपये का बेच दिया,
अब 441 रुपये का बेचने के बाद में जब मैं गुड्स को घर पे लेके जाता हूँ तो देखता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है या वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। तब मैं जो कहता हूँ कि भाई अभी मुझे और कम करो, ये तो माल आपका सही नहीं है, जैसा नहीं है, यहाँ देखो फटा हुआ है और ये है। तो जब कभी भी गुड्स बिकने के बाद में उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकल आता है या फिर नॉट फॉर द स्पेसिफिकेशन होता है जैसा आपने मांगा था, तो जो पैसे कम करवाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द रिबेट। अब मैंने कहा थोड़े कम लो और तो मैंने कहा भैया अब आप इसमें मुझे 100 रुपये और कम करो क्योंकि वैसा नहीं है गुड जैसा कि मैंने आपसे मांगा था, या इसमें देखो ये डिफेक्ट है, यहाँ से ये फटा हुआ है, तब वो जो पैसे कम करेगा दैट विल बी कॉल्ड रिबेट। ध्यान रखना बिल्कुल। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कि सेल के टाइम पे मिल जाता है, और अगर पैसा पहले लेना हो उस समय पे जो डिस्काउंट होता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और माल बिकने के बाद अगर माल सही ना निकले, स्पेसिफिकेशन ना हो, तो दैट इज कॉल्ड द रिबेट। ठीक है, आई थिंक तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का टर्म होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने कि वाउचर है क्या। बेसिकली इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है उसी समय पे हर ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड वाउचर, जो कि इस तरीके से होता है जिसमें कि यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, और उस ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल होती है कि उसमें क्या सेल किया गया है, क्या परचेज किया गया है, या कोई खर्चा अगर एक्सपेंस पेड किया गया है, या कोई इनकम हुई है, क्या हुआ है, एवरीथिंग। जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे हर ट्रांजैक्शंस के लिए एक वाउचर बनेगा ही बनेगा। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन सेपरेट वाउचर इज मेड एंड प्रोवाइडिंग ऑथराइजेशन टू पे। उसी वाउचर के बेसिस पर हमें ऑथराइजेशन मिलता है, एविडेंस होता है वो कि हमें किसी को कितना रुपया पे करना है या नहीं पे करना है, क्योंकि फिर वहाँ पे उसके साइन भी होते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें कि ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल होती है, ये आपने ध्यान रखना। और डेबिट और क्रेडिट किसको किया है आपने, वो सारा का सारा उसमें लिखा जाता है। एंटिटी लास्ट है बस। एंटिटी इज द इकोनॉमिक यूनिट फॉर अर्निंग इनकम और प्रोवाइडिंग सर्विस। जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, जैसे आप देखो मारुति है, होंडा है, कोई भी बिजनेस चल रहे हैं, छोटी एंटिटीज हैं जो कि अर्निंग इनकम के लिए बनी हुई है दैट इज कॉल्ड। ये मॉल्स हैं, ये सब एंटिटीज हैं, जितने भी मॉल्स वगैरह होते हैं, जितनी भी दुकानें आप देखते हो, शॉप्स आप देखते हो, बिजनेस टर्म्स में इनको एंटिटी बोला जाता है क्योंकि दीज आर फॉर अर्निंग इनकम या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस। कुछ होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड भी करती है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लॉयर है, वकील ऑफिस कॉलेज, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब सर्विस। तो इन सब के जो ऑफिस होते हैं दैट कम्स अंडर सब एंटिटी में आते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई थिंक ऑल द मैंने लगभग सारे के सारे अपने पार्ट्स में सारी के सारी टर्म्स जितने भी थे क्लियर कर लिए हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा जरूर, और अगर कोई छूट भी जाता है जैसे टर्म मुझसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट डाल के या छोटी वीडियो डाल के वो वाले टर्म्स भी कवर कर दूँगा।